स्टॉक मार्केट का रियल गेम क्या होता है? एक ऐसे अच्छे रिलायबल बिजनेस या कंपनी को पहचानना जिसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो और फिर उसमें इन्वेस्ट करके उस पर भरोसा करना। करेक्ट। लेकिन आप ये अच्छे बिजनेस पहचानते कैसे हो? प्रॉफिट, रेवेन्यू, वैल्यूएशन, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एक फैक्टर है जो किसी नॉर्मल बिजनेस को ट्रूली ग्रेट बना सकता है: स्विचिंग कॉस्ट। सी, अगर मैं आपसे कहूं कि आप कोई ऑनलाइन ट्राउजर्स खरीद लो, तो आप कम से कम 3 एप्स कंपेयर करोगे: मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। या फिर अगर मैं बोलूं कि आप पिज्जा ऑर्डर कर लो, तब भी वही 3-4 ऐप कंपेयर करोगे ताकि आप कहीं से डिस्काउंट वगैरह लेकर 200-300 बचा पाओ। तो जब आप ऐसा कर रहे हो तब आप क्या कर रहे हो? आप इजीली एप्स के बीच स्विच कर रहे हो। क्यों? क्योंकि दिस स्विचिंग इज इजी, इट डजंट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स फ्रॉम योर एंड। लेकिन आप सोचो, क्या आप इतने ही इजीली अपना बैंक अकाउंट स्विच करोगे? इवन अगर दूसरा बैंक बेटर ऐप, जीरो चार्जेस और हायर इंटरेस्ट दे रहा हो, तब भी आप 10 बार सोचोगे, क्योंकि यहाँ आप सिर्फ अकाउंट नहीं, अपनी पूरी फाइनेंशियल आइडेंटिटी शिफ्ट कर रहे हो। आपके उसी अकाउंट से सैलरी अकाउंट, ईएमआईज, एसआईपीज, क्रेडिट कार्ड ऑटो पे, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, यूपीआई आईडीज, डीमैट अकाउंट, इनकम टैक्स पोर्टल, इवन नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई तक लिंक्ड होते हैं। एक छोटा सा चेंज और उसके इफेक्ट्स 20 जगह दिखेंगे, और फिर भी चांसेस हैं कि कुछ मिस हो जाएगा। इसी को कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट। यही स्विचिंग कॉस्ट है जो किसी भी बिजनेस को ग्रेट बनाता है। एंड एज एन इन्वेस्टर वी शुड बी अवेयर ऑफ दो स्पेसिफिक सेक्टर्स जो स्विचिंग कॉस्ट मॉडल पे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ऐसे बिजनेसेस लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रेडिक्टेबल तरीके से कंपाउंड करते हैं। जब कस्टमर के लिए स्विच करना डिफिकल्ट, रिस्की या इनकन्वीनियंट हो, तब कंपनी के पास नेचुरल प्राइसिंग पावर आ जाती है। कंपनी ग्रेजुअली प्राइसेस बढ़ा सकती है, नए प्रोडक्ट सेल कर सकती है, और फिर भी कस्टमर्स लार्जली स्टिक रहते हैं। इसीलिए ऐसे बिजनेसेस में चर्न लो और ग्रोथ ज्यादा प्रेडिक्टेबल होती है। एज इन्वेस्टर्स ये एक इंपॉर्टेंट मेंटल मॉडल है। अगर कोई कंपनी एग्जिस्टिंग कस्टमर से टाइम के साथ और ज्यादा वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर पा रही है, तो चांसेस हाई हैं कि उसके पास स्ट्रॉन्ग स्विचिंग कॉस्ट हैं। और इसीलिए आज हम बात करेंगे 5 ऐसे सेक्टर्स की जहां स्विचिंग कॉस्ट क्वाइटली एक पावरफुल मोड बिल्ड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला सेक्टर है SaaS प्रोवाइडर्स। SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जहां कंपनीज इंटरनेट के थ्रू सब्सक्रिप्शन बेसिस पर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, सेल्सफोर्स या जोहो। अब अगर आप SaaS और डिजिटल इंजीनियरिंग बिजनेसेस को ध्यान से देखोगे, तो यहाँ स्विचिंग कॉस्ट का नेचर कंज्यूमर बिजनेसेस से काफी डिफरेंट होता है। यहाँ डिसीजन सिर्फ बेटर प्राइस या बेटर डिजाइन का नहीं होता। रियल कंसर्न ये होता है कि अगर कंपनी सॉफ्टवेयर वेंडर चेंज करे तो क्या उसका डेली बिजनेस डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कंपनी के ऑपरेशंस के अंदर डीपली इंटीग्रेटेड होते हैं। डेटा, वर्कफ्लोज, अप्रूवल्स, रिपोर्टिंग सब इनसे कनेक्टेड होता है। इसलिए स्विच करना मतलब सिर्फ नया सॉफ्टवेयर लेना नहीं, बल्कि पूरी वर्किंग प्रोसेस को दोबारा सेटअप करना होता है। ऊपर से एम्प्लॉयज को ट्रेन करना, सिस्टम्स माइग्रेट करना और नए सॉफ्टवेयर को स्मूथली रन करना भी टाइम और कॉस्ट लेता है। और कई बार लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और पेनल्टीज भी होती हैं, जो स्विचिंग को और डिफिकल्ट बना देती हैं। इसी वजह से SaaS और डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनीज में क्लाइंट्स यूजुअली लॉन्ग टर्म टिकते हैं और टाइम के साथ उनका स्पेंडिंग भी बढ़ता है। अब इसको परसिस्टेंट सिस्टम्स के एग्जांपल से समझते हैं। परसिस्टेंट के ₹600+ करोड़ एनुअल बिलिंग वाले क्लाइंट्स की काउंट 4 पर स्टेबल है, जो दिखाता है कि बड़े क्लाइंट्स कंपनी को लीव नहीं कर रहे। साथ ही 160 से 400 करोड़ बिलिंग वाले क्लाइंट्स 6 से बढ़कर 8 हो गए हैं, और 80 से 160 करोड़ वाले क्लाइंट्स 11 से बढ़कर 17 हो गए हैं। इवन 8 करोड़ प्लस बिलिंग वाले टोटल क्लाइंट्स भी 191 से बढ़कर 201 हो गए हैं। सिंपल लैंग्वेज में, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स सिर्फ कंपनी के साथ बने नहीं हुए हैं, बल्कि धीरे धीरे और ज्यादा काम भी दे रहे हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग लैंड एंड एक्सपैंड मॉडल को शो करता है। और इंटरेस्टिंगली, कंपनी के टॉप 10 क्लाइंट्स का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल रेवेन्यू के अराउंड 42% पर ही स्टेबल रहा, डिस्पाइट कंपनी का टोटल रेवेन्यू ग्रो होने के। नॉर्मली अगर बड़े क्लाइंट्स छोड़कर जाते हैं तो ये परसेंटेज गिरता है, लेकिन यहाँ स्टेबिलिटी एक्चुअली ये दिखाती है कि क्लाइंट्स रिलेशनशिप और स्पेंडिंग दोनों मेंटेन कर रहे हैं। साथ ही कंपनी का ROCE भी 39.7% से बढ़कर 44.4% हो गया है, जो इंडिकेट करता है कि परसिस्टेंट एफिशिएंटली ग्रो कर रही है और क्लाइंट्स उसके सर्विसेज के लिए प्रीमियम पे करने को रेडी हैं। अब नेक्स्ट सेक्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। ये ऐसा सेक्टर है जहां स्विचिंग कॉस्ट टेक्नोलॉजी से नहीं, बिहेवियर से बिल्ड होता है। जैसे कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, अगर स्विचिंग कॉस्ट को बैंकिंग में समझना है तो इसे प्रोडक्ट की जगह इकोसिस्टम लॉक इन के लेंस से देखना पड़ेगा। इसको थोड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू समझते हैं। SBI के डिपॉजिट 57 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, मार्केट शेयर 22% प्लस है, और सेविंग अकाउंट्स बैलेंसेस नेक्स्ट लार्जेस्ट बैंक से ऑलमोस्ट 3x हैं।
रीजन सिंपल है, पीएसयू बैंक्स जैसे एसबीआई ने डेकेड से ट्रस्ट बिल्ड किया है, सैलरी अकाउंट्स, पेंशन, सब्सिडीज, लोकल ब्रांचेस और फैमिली रिलेशनशिप्स के थ्रू। कई कस्टमर्स का बैंक रिलेशनशिप 10 से 20 साल पुराना होता है, इसलिए यहाँ डिसीजन सिर्फ बेटर ऐप या हायर इंटरेस्ट का नहीं होता। मोस्टली लोग वही बैंक यूज करते रहते हैं जहां उनका ट्रस्ट और हैबिट ऑलरेडी बिल्ट हो। अब इसमें डिजिटल लेयर भी ऐड हो चुकी है। एसबीआई के 98.6% ट्रांजैक्शंस ऑल्टरनेट चैनल्स पर होते हैं और योनो के 9.65 करोड़ यूजर्स हैं। मतलब स्विचिंग कॉस्ट अब सिर्फ ब्रांच की वजह से नहीं, ऐप और डेटा की वजह से भी क्रिएट हो रहा है। आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, स्पेंडिंग बिहेवियर, क्रेडिट प्रोफाइल सब एक इकोसिस्टम में बिल्ड होता है। इसी डेटा के बेसिस पर बैंक लोन्स, इंश्योरेंस और भी प्रोडक्ट्स ऑफर करती है जो कस्टमर को और स्टिकी बना देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बैंकिंग में स्विचिंग कॉस्ट तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। प्रोसेस लॉक इन, दैट इज सैलरी अकाउंट, ईएमआईज, ऑटो पेमेंट्स। ट्रस्ट लॉक इन, दैट इज ईयर्स ओल्ड रिलेशनशिप स्पेशली पीएसयू बैंक्स में। और थर्ड, डिजिटल प्लस डेटा लॉक इन, एप्स, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, क्रेडिट प्रोफाइल। जब ये तीनों कंबाइन होते हैं तब कस्टमर एक्टिवली चूज नहीं करता, वो सिंपली स्टे करता है। इसी वजह से लार्ज बैंक्स का रियल स्ट्रेंथ लोन्स में नहीं, डिपॉजिट्स की स्टिकीनेस में होता है। एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल ही देख लो, कस्टमर बेस 7 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गया। मतलब नए यूजर्स आ रहे हैं और पुराने यूजर्स भी बैंक के साथ बने हुए हैं। और ये कासा रेशियो में भी रिफ्लेक्ट होता है। कासा यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट, बैंक की सबसे लो कॉस्ट फंडिंग। अगर कस्टमर अग्रेसिवली स्विच करे तो सबसे पहले कासा डिपॉजिट्स गिरते हैं, क्योंकि ये पैसे इजीली मूव हो सकते हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक का कासा रेशियो 34 to 35% रेंज में स्टेबल रहा डिस्पाइट डिपॉजिट्स ग्रोइंग, जो क्लियरली दिखाता है कि कस्टमर बेस स्टिकी है और स्विचिंग लिमिटेड है। अब हमारा तीसरा सेक्टर है टेलीकॉम सेक्टर। इस सेक्टर को देखकर कई लोगों को लगता है कि स्विचिंग तो बहुत इजी होगी, इसमें सिम निकालो, नया सिम ले लो और नंबर पोर्टेबिलिटी भी अवेलेबल है। बट रियलिटी नंबर्स में दिखती है। टेक रिलायंस जियो। इन द लास्ट 1 ईयर कंपनी का कस्टमर बेस 52.4 करोड़ क्रॉस कर चुका है और मंथली चर्न सिर्फ 1.7 to 1.8% है। साथ ही ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 206 से बढ़कर 214 हो गया है और डेटा कंजम्पशन 48.9 बिलियन जीबी से जंप करके 66 बिलियन जीबी तक पहुंच गया है। मतलब यूजर सिर्फ जियो पर बने नहीं हुए हैं, बल्कि ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं और उसके लिए ज्यादा पे भी कर रहे हैं। यानी सेम कस्टमर से कंपनी और ज्यादा रेवेन्यू कमा पा रही है। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टेलीकॉम अब सिर्फ सिम कार्ड बिजनेस नहीं रहा। जियो के केस में एक यूजर के पास मोबाइल कनेक्शन के साथ साथ ब्रॉडबैंड, ओटीटी बंडल्स और एयर फाइबर भी लिंक्ड हो सकता है। 27 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शंस और 13 मिलियन एयर फाइबर होम्स दिखाते हैं कि रिलेशनशिप अब मल्टी लेयर्ड हो चुकी है। अब कस्टमर सिर्फ एक सिम नहीं, पूरा इकोसिस्टम यूज कर रहा है। जैसे भारतीय एयरटेल को ही देख लो, दिसंबर 2025 तक कंपनी का ARPU 259 तक पहुंच गया था, जो इंडस्ट्री में हाईएस्ट है। और ये सिर्फ एक्सपेंसिव प्लान्स की वजह से नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्ग कस्टमर स्टिकीनेस की वजह से है। एयरटेल का मॉडल सिंपल है, पहले मोबाइल प्लान, फिर फैमिली एड ऑन, फिर होम ब्रॉडबैंड और साथ में OTT सब्सक्रिप्शंस। धीरे धीरे कस्टमर का पूरा डिजिटल सेटअप एक ही इकोसिस्टम में आ जाता है। उसके बाद स्विचिंग का मतलब सिर्फ सिम चेंज करना नहीं होता, आपको ब्रॉडबैंड, OTT, बिलिंग और फैमिली प्लान सब अलग से शिफ्ट करने पड़ते हैं, जो प्रैक्टिकली मेसी हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज फोन नंबर सिर्फ सिम नहीं, डिजिटल आइडेंटिटी बन चुका है। बैंक अकाउंट्स, OTPs, व्हाट्सएप, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, बिजनेस कॉन्टैक्ट सब उस नंबर से लिंक्ड होते हैं। इसलिए टेक्निकली पोर्टिंग इजी होने के बाद भी लोग अननेसेसरी डिस्ट्रप्शन अवॉइड करते हैं। इसी वजह से टेलीकॉम में चर्न लो रहता है, ARPO ग्रेजुअली बढ़ रहा है और कंपनीज एग्जिस्टिंग कस्टमर से टाइम के साथ और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही हैं। अब नेक्स्ट सेक्टर है इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस को समझने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो, टाइम प्लस कमिटमेंट प्लस ट्रस्ट इज इक्वल टू कस्टमर लॉक इन। इंश्योरेंस कोई नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन नहीं है जो कभी भी कैंसिल कर दिया। ये 10-20 साल का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां आप रेगुलर प्रीमियम पे करते हो। अगर बीच में पॉलिसी छोड़ दो तो सरेंडर चार्जेस लगते हैं, बेनिफिट्स रिड्यूस हो जाते हैं और जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग बिल्ड हो रही थी वो भी ब्रेक हो जाती है। ऊपर से नई पॉलिसी लेने पर एज बढ़ने की वजह से प्रीमियम भी ज्यादा लगता है। मतलब एग्जिट फाइनेंशियली पेनफुल हो जाता है। अब इसको LIC के एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म है परसिस्टेंसी रेशियो। सिंपल लैंग्वेज में ये बताता है कि पॉलिसी लेने के बाद कितने लोग सालों तक प्रीमियम पे करते रहे। LIC का 13th मंथ परसिस्टेंसी रेशियो 64% है और 61st मंथ तक भी 49% पॉलिसीज कंटिन्यू रहती है। प्रीमियम बेसिस पर ये नंबर और स्ट्रॉन्ग है, 75% से 61% तक। सिंपल मीनिंग, लोग पॉलिसी सिर्फ खरीद नहीं रहे हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू भी कर रहे हैं। ये हैबिट नहीं, कमिटमेंट दिखाता है। इंश्योरेंस में स्विचिंग डिफिकल्ट होने की एक और वजह है अंडरराइटिंग फ्रिक्शन।
नई पॉलिसी लेने पर मेडिकल टेस्ट, डिस्क्लोजर्स और पेपर वर्क दोबारा करना पड़ता है और एज बढ़ने के साथ प्रीमियम भी एक्सपेंसिव हो जाती है। इसलिए स्विचिंग ऑपरेशनली और फाइनेंशियली दोनों एंगल से अनअट्रैक्टिव होती है। अब तीसरी लेयर है ट्रस्ट। एलआईसी के पास लगभग 14.5 लाख एजेंट्स का नेटवर्क है, जिसमें 46% एजेंट्स 5 साल से ज्यादा पुराने हैं। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए कस्टमर्स फीचर्स कंपेयर करके नहीं, ट्रस्टेड एजेंट के एडवाइस पर डिसीजन लेते हैं। और जब ये रिलेशन सालों में बिल्ड होता है तो इजीली शिफ्ट नहीं होते। इसी वजह से एलआईसी का रिन्यूअल प्रीमियम 1.91 लाख करोड़ है, जो दिखाता है कि बिजनेस का लार्ज पार्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर से आ रहा है, सिर्फ नए पॉलिसी सेल से नहीं। और इंश्योरेंस एक्चुअली एक प्रॉमिस बिजनेस है। कस्टमर प्रोडक्ट नहीं, क्लेम के टाइम पर कंपनी कितनी रिलायबल होगी ये ट्रस्ट खरीदता है। इसलिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो इंपॉर्टेंट होता है। एलआईसी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98.2% है, जो शो करता है कि कंपनी मेजॉरिटी क्लेम्स ऑनर करती है। इसी वजह से इंश्योरेंस में लोग स्विच कम करते हैं और कंटिन्यू ज्यादा करते हैं। और जहां लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉस्टली एग्जिट्स और डीप ट्रस्ट हो, वहां बिजनेस नेचुरली स्टिकी बन जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी समझते हैं, माइनिंग कंज्यूमेबल्स। यहाँ स्विचिंग कॉस्ट विजिबल नहीं होता, लेकिन डिसीजन मेकिंग को डीपली इंपैक्ट कर सकता है। टेगा इंडस्ट्रीज के एग्जांपल से समझते हैं। सरफेस पे ये एक इंडस्ट्रियल कंपनी लगती है जो मिल लाइनर्स बनाती है। मिल लाइनर्स वो प्रोटेक्टिव पार्ट्स होते हैं जो माइनिंग ग्राइंडिंग मिल्स के अंदर लगते हैं, जहां कॉपर, गोल्ड या आयरन ओर प्रोसेस होता है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लाइनर का कॉस्ट ओवरऑल माइनिंग कॉस्ट के कंपैरिजन में छोटा होता है, लेकिन अगर लाइनर फेल हो गया तो पूरा मिल बंद हो सकता है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग एक गोल्ड माइन में सिर्फ 1 घंटे का डाउन टाइम रफली 1.7 करोड़ का प्रोडक्शन लॉस क्रिएट कर सकता है, और ये लॉस रिकवर नहीं होता। अब सोचो, अगर कोई सप्लायर 15% चीपर प्राइसिंग ऑफर करे तो पेपर पर अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन माइनिंग में स्विचिंग सिंपल नहीं होती। हर मिल का डिजाइन और क्वालिटी और ऑपरेटिंग कंडीशन अलग होती है। नए सप्लायर को साइट स्टडी, कस्टम डिजाइन, ट्रायल इंस्टॉलेशन और परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी पड़ती है। ये प्रोसेस बहुत टाइम लेता है और इस टाइम पर प्लांट एक अनटेस्टेड सिस्टम पर रन कर रहा होता है। अगर सिर्फ 3-4 घंटे का अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम आ गया तो एक दिन में ही सारी कॉस्ट सेविंग्स वाइप आउट हो सकती हैं। इसलिए माइनिंग कंपनीज यहाँ चीपेस्ट सप्लायर नहीं, मोस्ट रिलायबल सप्लायर चूज करती हैं। यहाँ डिसीजन प्राइस ड्रिवन नहीं, रिस्क ड्रिवन होता है। और टेगा का रियल मोट यहाँ और स्ट्रांग हो जाता है। हर रिप्लेसमेंट साइकिल के साथ कंपनी प्लांट स्पेसिफिक नॉलेज बिल्ड करती है, जैसे वेयर पैटर्न्स, फेलियर पॉइंट्स और बेस्ट लाइनर डिजाइन। ये जेनरिक नॉलेज नहीं होता, ये ईयर्स में बिल्ड होता है। मतलब इनकम्बेंट सप्लायर हर साइकिल के साथ स्मार्टर होता जाता है, जबकि नए एंट्रांट को रियल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट करना होता है, जो रिस्की और एक्सपेंसिव दोनों होता है। इसलिए माइनिंग कंज्यूमेबल्स बिजनेस में स्विचिंग कॉस्ट क्वाइटली टाइम के साथ कंपाउंड होते रहता है। और इनका बिजनेस मॉडल भी इंटरेस्टिंग होता है। माइनिंग इंडस्ट्री में हर 1 रुपए केपिक्स के अगेंस्ट रफली 3 रुपए लाइफ साइकिल सर्विसेज और रिप्लेसमेंट्स पर स्पेंड होते हैं। टेगा इसी रेकरिंग आफ्टर मार्केट लेयर में ऑपरेट करता है। सबसे सिंपल प्रूफ एक नंबर है। टेगा के 75% ऑर्डर्स रिपीट ऑर्डर्स होते हैं। माइनिंग कंपनीज एक्सट्रीमली कॉस्ट कॉन्शियस होती हैं। अगर वो बार बार सेम सप्लायर के पास वापस आ रही हैं, तो वो प्रेफरेंस नहीं, ट्रस्ट और स्विचिंग रिस्क का सिग्नल है। सिंपल मेंटल मॉडल है ये। जहां प्रोडक्ट का कॉस्ट छोटा हो लेकिन फेलियर का कॉस्ट बहुत बड़ा हो, वहां कस्टमर्स प्राइस नहीं, रिलायबिलिटी चूज करते हैं। तो ओवरऑल स्विचिंग कॉस्ट कोई फैंसी कंसेप्ट नहीं है, ये एक इनविजिबल फोर्स है जो कस्टमर्स को क्वाइटली बिजनेस के साथ कनेक्टेड रखती है। और सबसे पावरफुल मोट वही होता है जो कस्टमर खुद बिल्ड करता है। हर बार जब कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज करता है, आपके सिस्टम में और डीपली इंटीग्रेट होता है, अपना डेटा, हैबिट्स और वर्क फ्लोज उसमें बिल्ड करता है, तब वो अननोइंगली अपनी स्विचिंग कॉस्ट खुद इंक्रीज कर रहा होता है। इन्वेस्टर के लिए सिंपल लेसन ये है, जब भी किसी बिजनेस को एनालाइज करो, बस एक सवाल पूछो, अगर आज कस्टमर को ये कंपनी छोड़नी पड़े तो उसे क्या क्या लूज करना पड़ेगा। अगर आंसर कॉम्प्लिकेटेड, एक्सपेंसिव और रिस्की है, तो चांसेस हाई हैं कि आप एक जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग बिजनेस देख रहे हो। अगर आपके दिमाग में भी ऐसी कोई इंडस्ट्री है जहां पे स्विचिंग कॉस्ट बहुत महंगा पड़ सकता है, तो कमेंट सेक्शन में वो इंडस्ट्री का नाम जरूर लिखना। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.